अब्बा लाएंगे तू बस चक्कर में अब तो वो घर आ गए 60 रुपये चल ठीक अब्बा फेंक में देखो थोड़ी सी ना पाई हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थोड़ा लेट हो गए थे, कुछ थोड़ी समस्या थी, प्रॉब्लम टेक्निकल। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है कल से शायद सभी का समाधान कर लिया जाएगा, तो असुविधा के लिए सॉरी। क्लास स्टार्ट करते हैं, वैसे टाइम बहुत हो चुका है। और जहाँ तक अपनी क्लास का सवाल है तो वैसे आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट सफिशिएंट होता है। फिर भी कोई डाउट हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लासेस अभी हमने स्टार्टिंग की है, आराम से टाइम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो अपन आगे भी ले पाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्लास से जुड़े रेगुलर, जितना भी है, जितना भी कर पा रहे हैं अपन उतना करें, वही काफ़ी है अपने लिए। देखिए आज का टॉपिक, कल का टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहले अपन ने बात की थी कल ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ब्लड ग्रुप्स रक्त समूह के बारे में बात की थी अपन ने। रक्त समूह जो होते हैं कार्ल लैंडस्टर के द्वारा बताए गए थे। रक्त समूह जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन व प्रतिरक्षी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर 4 तरह के होते हैं रक्त समूह। और रक्त समूह जो 4 तरह के होते हैं वो कौन कौन से हैं? रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ। आपको पता होगा जिसमें प्रतिजन ए होता है वो रक्त समूह ए, जिसमें बी होता है वो बी, इसमें ए और बी दोनों प्रतिजन होते हैं वो ए बी, इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता है वो रक्त समूह ओ। इसके आधार के इसके बाद देखा था अपन ने प्रतिरक्षी जो होते हैं वो होते हैं इसके विपरीत। जैसे मान लो रक्त समूह ए है तो उसमें होगा एंटी बी, रक्त समूह बी है तो एंटी ए, रक्त समूह ए बी है तो उसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं होगा। रक्त समूह ओ है तो उसमें दोनों प्रतिरक्षी होंगे, एंटी ए और एंटी बी। इसके आधार पर मैंने देखा था कि कौन किसको रक्त दे सकता है और कौन किसका रक्त ले सकता है, तो उसके बारे में बात की थी अपन ने कल। आपको पता लगा होगा, अपन ने बात की थी कि कौन सभी का रक्त ले सकता है, कौन सभी को रक्त ले सकता है। तो उसके आधार पर अपन ने पढ़ा था कि सार्वत्रिक दाता रक्त समूह, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं, उसके बारे में बात की थी। तो आपको पता लगा उसमें कि रक्त समूह ए बी को सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होता है। दूसरी बात, रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कहते हैं। क्यों? क्योंकि रक्त समूह ओ में कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है। इसलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक था कल का। इसको वापस से रिवाइज किया अपन ने, दोबारा देखिए इधर एक बार आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा वापस से याद हो जाएगा। देखिए ये ब्लड ग्रुप रक्त समूह ए, रक्त समूह ए में जो एंटीजन होता है, प्रतिजन होता है वो ए, और प्रतिरक्षी जो होता है वो एंटी बी, मतलब बी के खिलाफ प्रतिरक्षी बनाएगा। बी होता है उसमें बी प्रतिजन होता है एंटी ए, मतलब ये ए के खिलाफ क्या बनाएगा? प्रतिरक्षी बनाएगा। ए बी में होता है दोनों प्रतिजन होते हैं ए और बी, इसमें प्रतिरक्षी कोई उपस्थित नहीं होता है, मतलब किसी के खिलाफ भी रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये सभी का ग्रहण कर सकता है। सिंपल सी बात। ओ यहाँ पर कोई प्रतिजन नहीं होता है, जब कोई प्रतिजन नहीं है उसमें तो किसी को भी तो क्रिया किसी के खिलाफ होगी, प्रतिजन के खिलाफ होती है। प्रतिजन है ही नहीं तो कोई भी किसी के खिलाफ क्रिया नहीं करेगा, तो इसलिए सभी को रक्त दे सकता है। उसमें जो प्रतिरक्षी होते हैं वो एंटी ए और एंटी बी होते हैं, मतलब प्रतिरक्षी दोनों के खिलाफ होते हैं। उसमें ए के खिलाफ, बी के खिलाफ और ए भी दोनों के खिलाफ। इसलिए बताओ किसी का रक्त ले पाएगा? किसी का रक्त ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। इसलिए किसी का भी रक्त नहीं ले पाएगा, केवल किसका लेगा? ओ का, क्योंकि ओ और ओ दोनों सेम होते हैं। इसी कारण यहाँ पर होता है ए बी में, ए बी होता है रक्त सबका ले सकता है, लेकिन दे किसको सकता है? केवल ए बी को। क्यों? क्योंकि दोनों समान है। बात करते हैं यहाँ पर किसको दे सकते हैं। ए वाला ए को ले सकता है और ए बी को, क्योंकि ए बी क्या है? सार्वत्रिक ग्राही। उसके पास में कोई भी क्या नहीं है? प्रतिरक्षी नहीं है। उस तरह बी वाला किसको दे सकता है? बी वाला बी को देगा ए बी को। ए बी वाला किसको दे सकता है? बताया अभी हमने। ए बी वाला सिर्फ किसको दे सकता है? ए बी वाले रक्त समूह वाले को। ओ वाला जो होगा वो केवल किसको दे सकता है?
ओ वाला सभी को दे सकता है, ऑल ग्रुप्स, सभी को। अब उसके बाद बात करेंगे अपन किसका ले सकते हैं। तो ए वाला किसका ले सकता है, आपको पता है ए और ए सेम, तो ए वाला तो एक और लेगा ही। आपको पता है ओ होता है वो सार्वत्रिक दाता है, वो उसका रक्त सभी ग्रहण कर सकते हैं, तो ओ होगा वो सभी को ले सकता है, मतलब ये कैन टेक मतलब ले सकते हैं। किसका रक्त ले सकते हैं, ए वाला ए का ले सकते हैं और ओ वाला ओ का ले सकते हैं। बी वाला बी का ले सकता है और ओ का ले सकता है। ए बी वाला बताया मैंने क्या आपको, ए बी वाला सभी का ले सकता है, सार्वत्रिक ग्राही है, उसके पास में क्या नहीं है, प्रतिरक्षी नहीं है। उसके बाद बात करेंगे ओ, तो ओ वाला किसका ले सकता है, बात की थी बनने अभी, तो ओ वाला सिर्फ किसका लेगा, सिर्फ लेगा किसका, ये तो हमने पढ़ लिया। ए बी वाला सभी और ए बी वाला सभी का ले सकता है। और ओ वाला केवल किसका ले सकता है, ओ वाला सिर्फ और सिर्फ ओ का। तो ये सारा था अभी तक का पढ़ाया हुआ अपना ये रक्त समूह ए के बारे में, ये रक्त समूह बी के बारे में, ये रक्त समूह ए बी के बारे में और ये रक्त समूह ओ के बारे में। क्लियर। यहाँ पर ध्यान रखिए, रक्त समूह ए बी को, रक्त समूह ए बी को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। क्यों, क्योंकि सभी रक्त समूह वाले व्यक्तियों का रक्त ग्रहण कर सकता है। कारण क्या, उसका कारण यहाँ पे सामने है, उसमें कोई भी एंटीबॉडी या कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होता है। दूसरा है रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक दाता कहते हैं। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह कहा जाता है। क्यों कहते हैं वो, क्योंकि रक्त समूह जो ओ होता है वो सभी को रक्त दे सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें कोई प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है। जब प्रतिजन उपस्थित ही नहीं है तो कोई भी रक्त समूह उसके खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए वो सभी को रक्त दे सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि रक्तदान के समय रक्तदान एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रक्तदान जो पढ़ चुके हैं, रक्तदान का मतलब होता है रक्तदान का मतलब रक्त का आदान प्रदान करना। यही तो करेंगे अपन यहाँ पर, रक्त का देना और लेना। तो उसमें क्या ध्यान रखते हैं, मुख्य रूप से बात देने वाले का एंटीजन या देने वाले का प्रतिजन और लेने वाले का क्या, प्रतिरक्षी का ध्यान रखते हैं। अगर दोनों सेम है तो उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, और दोनों अगर अलग अलग है तो उनको रक्त नहीं दे सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो कि देखो ए वाला ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए बी वाला ए वाला ए बी को दे सकता है। क्यों, और इसमें यहाँ पर क्या है, एंटीजन है वो दोनों है ए बी, और एंटीबॉडी क्या है यहाँ पर कोई नहीं है, इसलिए ये सभी का ले सकता है। इस तरह यहाँ पर ओ है, उसमें कोई प्रतिजन नहीं है। अब प्रतिजन ही नहीं है तो रिएक्शन कहाँ होगी, प्रतिजन बाहर से जाएगा तभी तो प्रतिरक्षी बनाते हैं शरीर। तो प्रतिजन है ही नहीं तो प्रतिरक्षी कहाँ से बनेंगे, इसलिए प्रतिजन ही नहीं है तो सभी को दे सकते हैं अपन। यहाँ पर देखिए प्रतिजन दोनों ए और बी, तो केवल ए बी को दे सकते हैं। तो देना और लेना किस निर्भर करता है, प्रतिजन की उपस्थिति के और अनुपस्थिति के आधार पर। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और लेकिन ये कल का टॉपिक रिवाइज किया अपन ने, तो इसको वापस से अपने आप रिवाइज किया होगा, समझा होगा दोबारा से। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, शेयर करके, ये पर्सनल इनबॉक्स करें। ये कल का टॉपिक था। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडी, प्रतिरक्षों के प्रकार मानव शरीर में। ये तो बात की थी अपन ने आरबीसी की सतह पर रक्त समूह होते हैं उनके प्रकार, लेकिन अब बात करेंगे प्रतिरक्षी जो कि मानव शरीर में पाए जाते हैं, मानव शरीर के द्रव में उपस्थित होते हैं, तो मानव शरीर की सुरक्षा करते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब इन्हें भी क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी कहा जाता है, शॉर्ट में बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, और शॉर्ट में बोलते हैं, देखो ये दिख रहा है आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रतिरक्षी एंटीबॉडी। तो मानव शरीर में मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं मानव शरीर द्रव में, प्लाज्मा में। तो पहला देखो, इसमें एक एक को पढ़ेंगे अपन। पहला होता है आईजीजी। आईजी का मतलब क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी जो होता है प्रतिरक्षी होता है। और जी का मतलब इसका जो प्रतीक है, मान लो साइन है, वो क्या है, जी, कैपिटल जी। तो इनके अलग अलग प्रकार है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई होते हैं। अपन को ये पढ़ना है कि कौन सा क्या उपयोगी होता है, कौन सा कैसे कार्य करता है, बस ये अपन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक एक को देखेंगे अपन। पहला है आईजीजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है, इसका एक प्रतीक होता है, वो होता है गामा। प्रतीक के साथ में याद रखें, गामा प्रतीक होता है। अब इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है, मुख्य रूप से फंक्शन क्या है, इसका विशेषता क्या है, ओनली एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा मतलब भ्रूणपोष, जो कि माता और जो गर्भ में शिशु पलता हुआ जो शिशु होता है उनके बीच की वजह खड़ी होती है, जो कि भोजन प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है बच्चे को गर्भ के दौरान।
उसके थ्रू ये बच्चे तक पहुंचता है और बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है जन्म से पूर्व, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है। तो ये एकमात्र प्रतिरक्षी ऐसा है जो माँ के प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच सकता है और बच्चे को इम्यूनिटी या रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये क्वेश्चन याद रखिए, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इसका प्रतीक क्या होता है? गामा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, उस प्रतिरक्षी का नाम बताइए जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके भ्रूण तक पहुंचता है और उसको प्रतिक्रिया प्रदान करता है। तो वो आंसर होगा IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ठीक है, तो पहला प्रतिरक्षी है, एकमात्र प्रतिरक्षी जो माँ के प्लेसेंटा को क्रॉस करके भ्रूण तक पहुंचता है, नाम क्या है उसका? IgG। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है IG ये माँ से भ्रूण तक पहुंचता है, एकमात्र प्रतिरक्षी। दूसरा है IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A प्रेजेंट इन सलाइवा एंड ब्रेस्ट मिल्क एंड टीयर्स। मतलब सलाइवा यानी लार में, एंड ब्रेस्ट मिल्क मतलब माँ के दूध में, एंड टीयर्स और आंसुओं में ये उपस्थित होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे मान लो माँ के दूध में है तो माँ के दूध को सेवन बच्चे करते हैं, तो उन बच्चों में जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो प्रदान करने का कार्य करता है, वो कौन करता है? IgA एंटीबॉडी या IgA इम्यूनोग्लोबुलिन या IgA प्रतिरक्षी ये कार्य करता है अपने आंसुओं में। आंसुओं में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि मान लो कुछ बैक्टीरिया वायरस को मारने का कार्य करते हैं, तो उसमें कौन सा जो प्रतिरक्षी होता है वो होता है IgA। इंपॉर्टेंटली ये याद रखिए, मुख्य रूप से ये होता है लार में, माँ के दूध में तथा आंसुओं में जो उपस्थित होता है और बैक्टीरिया वायरस को मार करके रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो ये हो गया IgA एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी। अगला है IgM तो इम्यूनोग्लोबुलिन M। हाँ, इसका प्रतीक बताना भूल गया था, IgA का प्रतीक होता है अल्फा, ये इस तरह से अल्फा साइन होता है, IgA का प्रतीक अल्फा। उस तरह से IgM जो होता है फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी। सर मान लो कोई भी बाहर से क्या नाम से प्रतिरंजन आएगा, सबसे पहले जो उत्पन्न होगा, सबसे पहले जो प्रतिरक्षी बनेगा शरीर बचाव के लिए वो होता है IgM, फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी। सबसे पहले जो प्रतिरक्षी का निर्माण होता है वो कौन सा है? IgM। सबसे पहले उत्पादित प्रतिरक्षी जो होता है वो IgM होता है और ये शरीर के समस्त द्रव्यों में सभी जगह पाया जाता है। सभी जगह IgM की कोई खास विषय ऐसा नहीं है, सभी जगह बॉडी के सभी फ्लूइड्स में सभी जगह ये अपना काम करता है प्रतिरक्षा प्रदान करने का। तो ये है IgM। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया था, IgG जो होता है फर्स्ट में जो पढ़ा था हमने, IgG जो एंटीबॉडी होता है प्रतिरक्षी होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। और उसके बाद में क्या नाम से मतलब प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी कौन सा है? IgG। और IgA के बारे में बात करें तो लार में, दूध, माँ के दूध में और आंसू में पाया जाता है। तीसरा है और अगला है IgM के बारे में बात करेंगे, इसका प्रतीक होता है म्यू। म्यू का जो साइन होता है इस तरह होता है म्यू। सबसे पहले उत्पादित होता है, सबसे पहले कोई भी शरीर में बाहर से प्रतिरक्षण आएगा सबसे पहले कौन बनेगा? IgM प्रतिरक्षी। तो ये हो गया IgM के बारे में। अगला है IgD इम्यूनोग्लोबुलिन D। इसका जो प्रतीक होता है वो है डेल्टा, इस तरह से डेल्टा प्रतीक होता है इसका, डेल्टा। इसका भी जो कार्य होता है वो क्या होता है? प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स। मास्ट सेल मैक्रोफेज जो सेल्स होती है जो कि हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को टिश्यू के उत्तकों के मध्य में उनको नष्ट करने का कार्य करती है। उन मास्ट सेल को जो क्रियाएं होती है शरीर में, सर्वप्रथम जो मास्ट सेल के द्वारा कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं तब जाके प्रतिजैव प्रतिरक्षी जो प्रतिक्रिया होती है उसमें जो सर्वप्रथम जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा उत्पादित होता है। तो ये मास्ट कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है। जब भी कोई बाहर से कुछ क्या नाम से प्रतिजैव जब आता है तो उन्हीं के द्वारा ये उत्पादित किया जाता है। IgD इसका प्रतीक क्या है? डेल्टा। मास्ट सेल्स द्वारा उत्पादित, मास्ट सेल मतलब मास्ट कोशिकाओं द्वारा उत्पादित। IgD हो गया ये। अगला है IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है एप्सिलॉन, इस तरह से। एप्सिलॉन
तो ये IgE होता है, इसका ये जो होता है कब निर्मित होता है? IgE प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जी संबंधी रिएक्शन में या प्रतिक्रिया में जो भी कई बार बॉडी में शरीर में एलर्जी होती है, एलर्जी के कारण कुछ बीमारी की तरह शरीर में कुछ परेशानी होती है। जब भी एलर्जी होगी शरीर को किसी चीज से, तो सर्वप्रथम जो प्रतिरक्षी बनेगा वो कौन सा होगा? IgE इम्यूनोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस। तो बात करते हैं वापस से 5 इम्यूनोग्लोबुलिन हो गए, इनको याद रखने का एक क्रम है, आपको याद है, इस तरह मैंने लिखे हुए यहाँ पर, शॉर्ट में इसको याद रख सकते हैं, इस तरह से बनाइए, शॉर्ट फॉर्म बनाइए। गम दे मतलब G for IgG, A for IgA, M for IgM, D for IgD, E for IgE, शॉर्ट फॉर्म GAMDE। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, इनका जब प्रतीक चिन्ह है आपको ऐसे याद करने में दिक्कत होगी, G का क्या है, E का क्या है, M का क्या है, D का क्या है, E का क्या है, तो याद रखने का सिंपल फॉर्मूला है G फॉर गामा, A फॉर अल्फा, M फॉर म्यू, D फॉर डेल्टा। देखो इस D से बना है, E फॉर एप्सिलॉन, E से बना है। तो इस तरह से देखो, G से गामा, A से अल्फा, M से म्यू, D से डेल्टा, E से E। तो ये याद रखने का एक क्रम है, थोड़ा सा आपको ट्रिक्स के हिसाब से याद करें तो इजी रहेगा। तो सबके नाम आपको याद नहीं रहते हैं, तो इस तरह से याद कर ले, GAMD गम दे। उसके बाद में प्रतिक्रिया याद हो जाएंगे आपको, G फॉर गामा, A फॉर अल्फा, M फॉर म्यू, D फॉर डेल्टा, E फॉर एप्सिलॉन। वैसे इनकी विशेषता याद करें, IgG सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित प्रतिरक्षी जो कि प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण तक पहुंचता है या गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है और प्रतिरक्षा प्रदान करता है। IgA प्रेजेंट्स इन सलाइवा एंड ब्रेस्ट मिल्क एंड टीयर्स, लार में, माँ के दूध में और आंसू में उपस्थित होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये मान लो जो भी हानिकारक बैक्टीरिया वायरस होते हैं, आंख वगैरह, जैसे आंसू की बात करें, मुख में मान लो लार में, तो उनको नष्ट करते हैं। IgM फर्स्ट प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी, सबसे पहले उत्पादित कौन सा होता है? IgM। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सर्वप्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी का नाम बताइए, IgM। या ये मान लो ऊपर आता है, माँ के दूध में उपस्थित प्रतिरक्षी का नाम बताइए, तो कौन सा होगा? IgA। आंसू में उपस्थित प्रतिरक्षी का नाम बताइए, IgA। लार में उपस्थित प्रतिरक्षी का नाम बताइए, IgA। IgD प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल, मास्ट कोशिका द्वारा उत्पादित प्रतिरक्षी का नाम बताइए, IgD। और IgE प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस। ये भी क्वेश्चन बनता है, एलर्जी संबंधी प्रतिक्रियाओं में कौन सा प्रतिरक्षी उत्पन्न होता है? तो वो होता है IgE, प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस, IgE। तो ये सारे प्रतिरक्षी थे, तो इनके बारे में आप देख सकते हैं, वापस से नोट कर सकते हैं, आपको पता है, सारे के सारे नाम हैं इनके, सारे प्रतीक हैं, सारे चिन्ह हैं, इनके विशेषता हैं। तो ये सब प्रतिरक्षी हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, शॉर्ट में बोलते हैं IG। तो बात करेंगे अभी इसके बारे में, अपन सारा कर चुके हैं, इम्यूनिटी के बारे में बात की अपन ने, प्रतिजन प्रतिरक्षी के बारे में बात की, रक्त समूह के बारे में बात करी अपन ने, और आज बात करिए अपन ने यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी जो प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में। प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से मानव शरीर में पाए जाने वाले। अब बात करेंगे, टॉपिक अगला लेते हैं, एक और टॉपिक है रहा है इसमें अभी ब्लड ग्रुप्स में, और वो जो टॉपिक है वो है RH फैक्टर। RH कारक, RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर भी एक प्रतिजन है। RH फैक्टर, RH कारक जो है एक प्रतिजन है जो कि आरबीजिक सतह पर पाया जाता है। ए बी और ओ के अतिरिक्त एक और प्रतिजन है जो आरबीजिक सतह पर पाया जाता है। और क्या नाम से वो जो प्रतिजन, एक मिनट, क्या क्लियर दिखाई दे रहा है? एक मिनट चेक कर लेते हैं, सही है वो, ब्राइटनेस बढ़ा दी, ब्राइटनेस
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी लाइव क्लियर नहीं आता है, तो हमें भी ध्यान नहीं रहता है उसका, क्योंकि अपना काम चलता रहता है, इधर उधर लाइव होता रहता है। तो आगे देखते हैं इसको, थोड़ा टॉपिक और है। आर एच कारक, आर एच फैक्टर क्या है? तो आर एच फैक्टर, आर एच कारक एक प्रतिजन है ए बी और ओ के अतिरिक्त जो प्रतिजन होते हैं उसमें से एक और है यहाँ पर एक्स्ट्रा है, वो है आर एच। आर एच कारक क्या है? 417 एमिनो अम्लों का बना हुआ एक प्रोटीन युक्त प्रतिजन होता है। आर एच कारक इसका नाम है, आर एच फैक्टर से बोलते हैं। उसकी भी खोज आपको पता होना चाहिए, वही मैंने पहले पढ़ा था, रक्त समूह की जो खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, उन्होंने इसके बारे में बताया था। आर एच कारक, आर एच फैक्टर के बारे में 417 एमिनो अम्लों का बना हुआ एक प्रतिजन होता है जो कि आरबीसी की सतह पर ही पाया जाता है। उसकी इंपॉर्टेंट बात, ये सभी व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है, ज़्यादातर जैसे 80-85% लोगों में ये पाया जाता है और बाकी दुनिया के 15% लोगों में ये नहीं पाया जाता है, 85% में ये पाया जाता है। जिन लोगों में आर एच कारक उपस्थित होता है आरबीसी की सतह पर, उन लोगों को बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, पाया जाता है तो पॉजिटिव। जिन लोगों में पाया जाता है उनके बोलते हैं पॉजिटिव। तो दुनिया में लगभग 85% लोगों में आर एच कारक पाया जाता है, उसे बोलते हैं आर एच पॉजिटिव व्यक्ति। दूसरा, और जो 15% जो लोग बचे, 15% जो लोग बचे हैं उनमें आर एच कारक नहीं पाया जाता है, तो उन्हें क्या बोलेंगे अपन? आर एच नेगेटिव, नेगेटिव व्यक्ति। इसलिए आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर ए बी प्रतिजन के अतिरिक्त एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे आर एच कारक नाम दिया गया है। कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा उसकी खोज की गई थी और उन्होंने बताया कि दुनिया में 50% लोगों में ये पाया जाता है, और जिन लोगों में ये पाया जाता है उन्हें बोलते हैं आर एच पॉजिटिव व्यक्ति, और जिन लोगों में नहीं पाया जाता है उन्हें बोलते हैं आर एच नेगेटिव। यानी आर एच पॉजिटिव को आर एच धनात्मक, आर एच नेगेटिव को आर एच ऋणात्मक व्यक्ति। यहाँ तक क्लियर? ये बात है बहुत जरूरी समझने के लिए। अब आर एच कारक होता क्या है? 417 एमिनो अम्लों का बना एक प्रोटीन होता है। अब आपको पता होगा प्रतिजन होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, तो प्रोटीन का बना होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि जिन लोगों में ये होता है उन्हें बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, जिनमें नहीं होता उन्हें बोलते हैं आर एच नेगेटिव। तो ये आर एच कारक है, इसके बारे में याद रखिए आप। आर एच कारक 417 एमिनो अम्लों का बना हुआ एक प्रतिजन होता है। इंपॉर्टेंट बात, इसे आर एच कारक क्यों कहते हैं? इसका नाम आर एच क्यों है? क्योंकि बात यह है कि जो खोज की गई थी सर्वप्रथम इसकी जो खोज की गई थी वो एक बंदर था, मैकाकारिसस, मकाकारिसस। बंदर, मंकी। इसमें इसकी खोज सर्वप्रथम की गई थी, इसलिए उसी के नाम में पड़ गया। इसके नाम में रिसस में आता है आर एच। इसी आर एच के आधार पर इसका नाम पड़ गया क्या? आर एच फैक्टर, आर एच कारक। और ये आर एच कारक होता है जिन व्यक्तियों में पाया जाता है उसे आर एच धनात्मक, और जिनमें नहीं पाया जाता है उसे आर एच ऋणात्मक कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था एक ब्लड रक्त समूह में, वो है आर एच कारक। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? वापस से रिवाइज करते हैं टॉपिक को। आज अपन ने पढ़ा रक्त समूह के बारे में, पहले पढ़ चुके थे। उसके बाद में पढ़ा था हमने प्रतिरक्षी के बारे में। मुख्य रूप से मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। आईजीजी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और भ्रूण पोष के द्वारा या प्लेजेंटा के द्वारा भ्रूण तक पहुंचने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी है। दूसरा पढ़ा था अपन ने आईजीए। आईजीए जो होता है लार में, माँ के दूध में, आंसू में पाया जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी है। ठीक है। और जी जो होता है आईजीजी होता है, उसका प्रतीक क्या होता है? गामा। दूसरा होता है ए। आईजीए जो होता है उसका क्या प्रतीक होता है? एल्फा। और वो कहाँ पाया जाता है? माँ के दूध में, लार में और आंसू में। ये हो गया आईजीए। तीसरा है आईजीडी, डी फॉर डेल्टा। इसका प्रतीक होता है डेल्टा। ये कहाँ पाया जाता है? अपनी जो मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल की जो कोशिकाएं होती है उनके द्वारा पाया होता है डी। और अब था एक और था आईजीएम। आईजीएम जो होता है एम फॉर म्यू। म्यू का प्रतीक होता है। एम जो होता है सर्वप्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है। सबसे पहले कौन उत्पादित होता है? आईजीएम। और बात करें आईजीएम के बाद में आईजीई, तो आईजीई जो होता है उसका प्रतीक होता है एप्सिलॉन। और वो जो होता है वो कहाँ उत्पन्न होता है? समस्त प्रकार की एलर्जिक रिएक्शंस में, एलर्जिक क्रियाओं में वो उत्पन्न होता है। तो इससे ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी थे इंपॉर्टेंट, ये अपन ने पढ़े। जी का प्रतीक गामा, ए का प्रतीक एल्फा, डी का प्रतीक डेल्टा, एम का प्रतीक म्यू, ई का प्रतीक एप्सिलॉन। शॉर्ट में याद रखें GAMD, गम दे। जी फॉर गामा, ए फॉर एल्फा, एम फॉर म्यू,
डी फॉर डेल्टा, ई फॉर एप्सिलॉन। सारे आपको पता ही है। क्वेश्चन बनते हैं, भ्रूण पोष को या प्लेसेंटा को क्रॉस करके भ्रूण तक पहुंचने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी का नाम बताइए। तो क्या होगा, IgG। दूसरा है, माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी का नाम बताइए। तो होगा IgA। आंसू में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी IgA। लार में उपस्थित प्रतिरक्षी IgA। सर्वप्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी का नाम बताइए, IgM। मार्क्स कोशिकाओं द्वारा उत्पादित प्रतिरक्षी का नाम बताइए, IgD। समस्त एलर्जी क्रियाओं में उत्पादित प्रतिरक्षी का नाम बताइए, IgE। तो ये आपने पढ़ा। उसके बाद पढ़ा आपने RH कारक क्या है। तो RH कारक 4 और 17 अमीनो अम्लों का बना हुआ एक प्रतिजन है, जो कि A-B प्रतिजन का अतिरिक्त RBC सतह में पाया जाता है। और जिन व्यक्तियों में पाया जाता है उन्हें RH धनात्मक, जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें RH ऋणात्मक कहा जाता है। और इसे RH कारक क्यों कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम मकाका रिसर्च नामक बंदर में इसकी खोज की गई थी, इसलिए इसे RH फैक्टर या RH कारक कहा जाता है। तो ये आज के टॉपिक है इस तरह से। और ये आपका टॉपिक हो गया इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में, ब्लड ग्रुप हो गया, RH फैक्टर हो गया, इम्यूनिटी हो गई, प्रतिरक्षा हो गया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास आपकी मैथ की होगी। क्लास का टाइम थोड़ा सा कम कर दिया हमने, आधा घंटे का टाइम मेरे हिसाब से सफिशियंट है। धीरे टाइम बढ़ाएंगे अपन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी जुड़े रहें लाइव से। क्लास 11 बजे से पहले भी स्टार्ट हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। 11 बजे का टाइम है, क्योंकि क्लास का टाइम कम कर दिया अभी मैंने। तो क्लास जल्दी शुरू हो सकती है, आप लाइव से जुड़े रहें। 10 से 1 के बीच में आपको कहीं जाना नहीं है, लाइव से जुड़े रहना है। क्लास नहीं चल रही है तो रिवाइज कर लीजिए पुराने वीडियोज़ को, बराबर बनी रही है हमारे साथ में। और जैसे कि आपको पता है, कोरोना पेंडेमिक में लाइव क्लासेस का मतलब क्या है, क्लासेस नहीं हो पा रही है तभी तो लाइव क्लासेस हैं। इसलिए घर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई को नहीं छोड़ें, रेगुलर स्टडीज़ करें। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करें, सॉल्यूशन लेवें। और हम आपके साथ हैं हमेशा। आपको कोई भी मदद हेल्प चाहिए, आप सीधे संपर्क कर सकते हैं हमसे। किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो आप सीधे हमें बताएं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।